के जानकार, आप दोनों का बहुत स्वागत। पीके सहगल सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, जो हालात ईरान और इजराइल के बीच बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। इजराइल हमास के खात्मे के लिए जो जंग वहां गाजा में लड़ रहा है वो किसी से छिपे नहीं। ईरान के जो सपोर्ट में प्रॉक्सी देश हैं वहां इजराइल की तरफ से तबाही के निशान छोड़े जा रहे हैं, वहां एक के बाद एक अटैक हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं। इजराइल करना क्या चाहता है? अगर चारों तरफ से वो चुनौतियां या खतरा मोल ले लेगा तो क्या इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, जैसा हिजबुल्लाह अब चेतावनी दे भी रहा है? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इजराइल को तो इसका रिवेंज भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस माफी को उसने कार्रवाई की है पिछले 4 दिन में, पहले पेजेस में विस्फोट हुए, उसके बाद में वॉकी टॉकी में हुए, फिर सेलफोन में हुए और लास्ट इवनिंग में सोलर पैनल्स में भी हुए। ये तमाम दुनिया के जो नियम है सबका उल्लंघन है। उसने साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ये इस्तेमाल जो है बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। हिजबुल्लाह काफ़ी से ज़्यादा शक्तिशाली है। 2006 में भी इजराइल और हमास के भी हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई हुई थी और उस समय भी हिजबुल्लाह के ऊपर वो हामी नहीं हो पाए थे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए ये जंग को जारी रखे, लेकिन ये इजराइल के लिए बहुत ही नुकसानदेही हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है। बड़ा लाजमी है कि हिजबुल्लाह अभी सिर्फ गोलान हाइट्स के ऊपर या नदर्न इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। अभी तेल अवीव के ऊपर और उनके बड़े शहरों के ऊपर, उनके एयरबेसेस के ऊपर, उनके बड़े जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनके ऊपर हमला करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। सेकंड, बहुत लाजमी है कि कम से कम 2 या 3 फ्रंट मल्टी प्रोंग्ड अटैक हो, ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हूथीज की तरफ से और हमास की तरफ से तो जारी है। और ये वो इराक के माध्यम से और लेबनान के माध्यम से जिसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल होगा और बड़ी तादाद में किया जाए ताकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो ओवरवेल्ड और सुपर सैचुरेटेड हो जाए। इसके पास, हिजबुल्लाह के पास कम से कम 1 लाख के करीब मिसाइलें हैं जो प्रिसिशन गाइडेड हैं, जो लेजर गाइडेड हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। हouthis के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ गया है। ऑब्वियसली हाइपरसोनिक मिसाइल ना तो ईरान के पास था, ना ही मिडिल ईस्ट में किसी और कंट्री के पास था। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो हouthis के पास आया है, जिससे उन्होंने पहले अटैक किया था 2024 किलोमीटर की दूरी से और 11 मिनट में, उसको आयरन डोम ने अनेकों बारी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर सका क्योंकि मिसाइल की जो स्पीड थी वो 6 to 11 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड थी। तो साफ तौर पर नजर आया कि वो मिसाइल जो है उनको रशिया से मिली है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए और सबक तभी सिखाया जाएगा जबकि मेन सेंटर्स के ऊपर, उनके मेन एसेट्स के ऊपर तबाही होगी। पिछले दिनों हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ था उसमें तबाही के निशान इजराइल में भी नजर आए थे। ऐसी बात नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट या मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं था। तबाही के निशान वहां भी नजर आए थे। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, माना कि इजराइल शक्तिशाली है, माना कि इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है और इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए पेजर धमाके, वॉकी टॉकी और मोबाइल ब्लास्ट हुआ, बड़ा नुकसान पहुंचाया और अब तो एयर स्ट्राइक और अलग अलग तरीके से जो हमले हो रहे हैं अब तक इजराइल की तरफ से वो हमने देखे। लेकिन क्या सिर्फ इतना होना बाकी है, इतना होना काफी है? क्या अगर आप चारों तरफ से चैलेंज ले लेंगे, चारों तरफ से खतरा मोल ले लेंगे, तो क्या इजराइल, नेतन्याहू के लिए ये खतरा नहीं है? हालांकि अमेरिका लगातार सपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन क्या दूर बैठे हुए सपोर्ट कह देना काफी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल यह जो सारी चीजें दिखाई दे रही है वो आगे आने वाले भविष्य की तबाहियों की ओर संकेत कर रही है। ब्रिटेन, जिसका साम्राज्य, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे भी कॉलोनियल पीरियड जाने के बाद में उसको अपना साम्राज्य समेट कर एक जगह बैठना पड़ा है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि खुद इजराइल वाले भी मुगालते में हैं। हाँ, अभी की स्थिति में तकनीकी का इस्तेमाल करके वह पूरी तरीके से अपने दुश्मन को समाप्त कर देना चाहता है। हमास के काफी बड़े खात्मे के बाद में अभी हिजबुल्लाह के खात्मे की और वह आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया था और उसमें जो विस्फोट किया, जो सेल फोन में या पेजर में जो उन्होंने विस्फोट करके जो नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछले केवल 1 दशक पुरानी ही है, वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है
वरन यह काफी दुखद है कि क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था, इसलिए वह कुछ कह नहीं रहा है और इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहा है। पर अगर बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जाती है, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, ये कि जनाजे में जाने वाले इनोसेंट लोग हैं, वो सारे लोग हैं, और अगर उनको इजराइल एक अपने स्ट्रेटजी के तहत अगर खत्म करता है, तो मुझे लगता है कि न केवल यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, वरन मुझे लगता है कि यह मानवीयता के हित में भी नहीं है। भले ही 1 दशक लगे अरुण या जी, 10 ऐसे दशक जैसे लगे, इनोसेंट लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, वही लोग गाजा में मारे जा रहे हैं, वही लोग लेबनान में मारे गए, वही लोग जो अभी बेरूत में जो हमला हुआ है स्ट्राइक में, वहां भी मारे जा रहे हैं, वही लोग इजराइल में भी मारे जाएंगे अगर इस तरीके से पलटवार होता है। तो सवाल ये कि सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन वही है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत पहले जो उन्होंने ऑफर दिया था, हाँ। कि आधी जमीन पे फिलिस्तीन के लोग रहें और आधी जमीन पे इजराइल के लोग रहें। हालांकि अगर इंग्लैंड ने जिस तरीके से यहाँ पे ये जो बसाया है लोगों को, वह तो गलत था ही, पर वहां के जो सेटलर्स हैं, दरअसल खासकर इजराइल के, वो लगातार फिलिस्तीनियों की जमीनें छीन रहे हैं। उसके अंदर ही फिलिस्तीनी लोगों को अपने देश के अंदर ही वो विस्थापित कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ऐसा ही है कि अगर मान लो आपके घर में घुस के आपको कोई वहां से बेदखल करें, तो यह स्थिति लगभग वैसी ही है। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। वही बात है कि एक्शन का रिएक्शन भी होता ही है। अब इन सब के बीच में एक और अपडेट है। हमले के बाद में नेतन्याहू ने दे दिया है बड़ा बयान। वो कह रहे हैं हमारा लक्ष्य बेहद सटीक है और बेहद साफ है, यानी जो लक्ष्य निर्धारित